नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए भी चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। आज अब 11 नवंबर को यानी परसों मतदान होना है। पहले चरण के मतदान ने काफ़ी कुछ तस्वीर स्पष्ट कर दी है। जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है तो ये पता लग रहा है कि बिहार के लोग चाह क्या रहे हैं। काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया है। हालांकि बिल्कुल तस्वीर साफ तो होगी 14 तारीख को ही, 14 नवंबर को, यानी जब मतगणना होगी। लेकिन मतदान का पिछली बार की तुलना में इस बार पहले चरण के मतदान में जो लगभग 8% से ज़्यादा की जो बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है, वो समझ में आ रहा है कि लोग चाह क्या रहे हैं। पर यहाँ केवल बिहार चुनाव से मतलब नहीं है। बिहार चुनाव का असर पूरे देश में किस तरीके से पड़ने जा रहा है वो बहुत स्पष्ट है। इस चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार केंद्र में रहे, केंद्र में अभी भी हैं और ऐसा लग रहा है कि चुनाव के बाद भी केंद्र में वो रहेंगे। इसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी उनको पूरे दिमाग से अपने निकाल चुकी थी कि उनको किसी तरीके से भी मुख्यमंत्री बनाना है। स्पष्ट कर चुकी थी कि उसका अपना एजेंडा क्लियर है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी चुनाव के बाद, अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो। लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद जब फेस घोषित नहीं किया गया, उसके बाद जब नीतीश कुमार ने अपना दांव चलना शुरू किया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। नीतीश कुमार ने बिल्कुल अपने मतदाताओं को स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रही है और आखिरी दम तक, चुनाव प्रचार के आखिरी समय तक नीतीश कुमार अपने मतदाताओं को वो संदेश देते रहे। पहले चरण के मतदान में वो चीज़ें, वो पूरी तस्वीर भी स्पष्ट हो गई कि नीतीश कुमार अपने मतदाताओं से क्या कह रहे हैं। और बीजेपी जिस तरीके से ये कोशिश में थी कि इस बार भी 2020 की तरह जनता दल यूनाइटेड को नीचे लाने की कोशिश की जाए, या जनता दल यूनाइटेड को भले ही सीटें बराबर दे दी गई है लेकिन फिर भी उसको इस तरीके से एनडीए में रखा जाए कि हो सके तो ज़रूरत ही ना पड़े। अब ऐसा कैसे उसको कॉन्फिडेंस है? 11 साल का की अपनी एंटी इनकम्बेंसी भी है, 20 साल यहाँ भी नीतीश कुमार के साथ भी सरकार चला रही है, लगभग पूरा समय उसी के साथ रहा। थोड़ा बहुत आरजेडी के साथ भले नीतीश कुमार चले गए लेकिन ज़्यादा समय उन्होंने एनडीए के साथ ही सरकार चलाई। बीजेपी कैसे इतनी कॉन्फिडेंट है कि वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? लेकिन नीतीश कुमार इस बात को भांप गए। उनको पता लग गया कि बीजेपी की निगाह में, बीजेपी के रास्ते में अब इस समय केवल और केवल दिखाई पड़ रहे हैं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड। क्योंकि बाकी और राज्यों में जिस तरह से बीजेपी दूसरे अपने सहयोगी दलों के साथ कर चुकी है, उसके बाद इसके अलावा अब और किसी का नंबर फिलहाल नहीं बच रहा है। चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे ओडिशा में हो, चाहे पंजाब में हो, हर जगह उसने यही हाल कर दिया। और उन अपने सहयोगी दलों की मदद से वो वहाँ पर प्रवेश करती है और उसके बाद उन्हीं को ख़त्म कर दिया। ये पिछले 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का ये परफॉर्मेंस रहा है और ये हर जगह देखने को मिला है। अब निश्चित तौर पर ये नीतीश कुमार के साथ होने वाला था और नीतीश कुमार इस चीज़ को जान गए। नीतीश कुमार ने बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब दिया और स्थिति ये हो गई कि बीजेपी को पूरी तरह से मैसेज तो कन्वे कर ही दिया, अपने मतदाताओं को नीतीश कुमार ने इस तरह से मैसेज कन्वे कर दिया कि मतदाता उनका समझ गया और पहले चरण के चुनाव में उसने दिखा भी दिया। ये कहा जा रहा है। बाकी तो हम आपको फिर कह दे रहे हैं कि सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी कब? जब नतीजे आ जाएंगे। लेकिन नतीजों के पहले की जो स्थितियाँ हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे और जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं उनकी बात करेंगे। नीतीश कुमार ने और क्या किया? नीतीश कुमार ने यह भी स्पष्ट कर दिया, जब बीजेपी के नेता, खास तौर पर बीजेपी के नेताओं की जब बात होती है, यहाँ केवल 2 नेता होते हैं। उनमें पहला नंबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और दूसरा नंबर है गृह मंत्री अमित शाह का। बाकी बीजेपी में कोई नेता नहीं है, इसलिए कि बाकी बीजेपी में कोई नीति निर्धारक नहीं है। जो कुछ भी वहाँ पर पत्ता भी खनकता है तो ये कहा जाता है कि इन्हीं दोनों नेताओं की मर्जी से। और ये कहा जाने वाली बात ही नहीं है, ये आप लोगों को भी पता है, ये पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो नीतीश कुमार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाले। उन्होंने कह दिया कि विधायक दल के लोग चुनेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में नीतीश कुमार के लिए का भी नाम लेना छोड़ दिया। एनडीए सरकार का जिक्र करने लगे, नीतीश सरकार का नाम ही नहीं लिया। जबकि
लोकसभा चुनाव हारने के बाद प्रधानमंत्री वो भले बने, लेकिन जो मुख्य बैसाखियां हैं, एक नीतीश कुमार की बैसाखी है और दूसरी तेलुगु देशम यानी चंद्रबाबू नायडू की है, इन बैसाखियों की वजह से टिके हैं। इसीलिए अब उन्होंने केंद्र सरकार को मेरी सरकार, अपनी सरकार, मोदी सरकार कहना बंद कर दिया था। पिछले 1 साल से एनडीए सरकार कहने लगे थे। हालांकि अब धीरे धीरे वो फिर शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश सरकार के बजाय एनडीए सरकार और आने वाली जो आएगी एनडीए सरकार आने वाली, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में जाना ही बंद कर दिया, खास तौर से जब घोषणा पत्र जारी किया एनडीए ने उसके बाद से। और बड़ी उम्मीद थी प्रधानमंत्री को कि शायद जिस दिन उन्होंने रोड शो किया पटना में, उस दिन नीतीश कुमार उनके साथ चले जाएंगे। नीतीश कुमार ने उसी दिन अपने सारे कार्यक्रम बाहर लगवा लिए पटना से, और प्रधानमंत्री का दिन में कार्यक्रम था रोड शो का, वो चले गए, नीतीश कुमार अपना पहले ही चले गए वहां से। आखिरी रैली की प्रधानमंत्री ने 8 तारीख को, 8 नवंबर को बिहार में। इन आखिरी समय में भी उनकी बड़ी कोशिश थी कि नीतीश कुमार कम से कम किसी एक मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में उनके साथ हो लें, कम से कम इधर बीच कोई एक तस्वीर नीतीश कुमार के साथ आ जाए। लेकिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की किसी सभा में, किसी कार्यक्रम में नहीं गए, और ये उन्होंने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया। लेकिन ये जो विभाजक रेखा दिखाई पड़ रही है दोनों के बीच में, ये और चौड़ी हो गई जब बीजेपी के नेताओं से भी ये स्पष्ट संकेत देने लगे कि अब भारतीय जनता पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ रही है, खासतौर से पहले चरण की वोटिंग के बाद, यानी 6 तारीख के बाद। और पहले चरण की वोटिंग ने बहुत कुछ स्पष्ट भी कर दिया, चूंकि बताया यह गया कि नीतीश कुमार जो रणनीति चल रहे हैं, उस रणनीति के आधार पर बीजेपी का वही हश्र होने जा रहा है जो जनता दल यूनाइटेड का हुआ था 2020 के चुनाव में। और ये हश्र करने वाले नीतीश कुमार के अपने वोटर्स हैं, और साथ ही जो जन स्वराज पार्टी लड़ रही है चुनाव, उसका भी काफ़ी हद तक योगदान दिखाई पड़ने वाला है इस चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने में। नीतीश कुमार का मतदाता इस बार स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ा है कि वो जिसने बीजेपी को वोट नहीं दिया, उसको ये पता चल गया कि कैसे बीजेपी नीतीश कुमार के साथ षड्यंत्र कर रही है, वो नहीं गया उसके साथ बीजेपी के। एलजेपी और बीजेपी को वोट देने से वो कतराया है, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार को बीजेपी के मतदाताओं ने वोट दिया है। इसलिए दिया है क्योंकि उनको ये लगता है कि नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री बनाना नहीं है, अकेले बीजेपी चुनाव जीतकर सरकार बना नहीं पाएगी, इसलिए एनडीए के मतदाताओं को वोट दीजिए। इसमें जो डेडिकेटेड बीजेपी का मतदाता है, डेडिकेटेड बीजेपी का मतदाता बहुत कम है, ये भी आपको पता है। ख़ास तौर से बिहार में वो जेडीयू, उसके अलावा जो उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी हैं, या फिर एलजेपी है, इन्हीं के वोटों से ये यहाँ तक पहुँचते हैं। अकेले दम पर सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की हिम्मत अभी भी नहीं करते हैं। तो बीजेपी के मतदाता ने तो जेडीयू को दिया कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार बननी है, जेडीयू केवल सपोर्टिंग सिस्टम की तरह काम करेगी और बाकी पार्टियाँ तो छोटी हैं, कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो जनता दल यूनाइटेड के यानी नीतीश कुमार का अपना वोटर है, और वो बड़ी संख्या में वोटर है, लगभग 12-15% वोटर है, और उसने नहीं दिया। दूसरी बात ये कि माइनॉरिटी क्लास में भी नीतीश को वोट मिला है थोड़ा बहुत, और अभी भी अगले उसमें भी मिलने वाला है। भले ही उसकी संख्या बहुत कम हो गई हो, लेकिन ये तो माना ही जा सकता है कि 10-12% माइनॉरिटी का वोटर ज़रूर नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार ने 4 सीटें भी दी हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो ये वोट नीतीश कुमार का अपना बढ़ा है। इसके अलावा जो महादलित वर्ग है, और एक चीज़ और स्पष्ट कर दें, यहाँ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी और यहाँ तक कि एलजेपी भी वो नीतीश कुमार के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है इस मामले में, क्योंकि खुले तौर पर इन लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे चुनाव के बाद, और बीजेपी उससे कन्नी काटती रही है। तो जो नुकसान होने वाला है वो नुकसान सीधा तौर पर दिखाई पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। एनडीए के दूसरे घटक दलों को उतना नुकसान होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, एलजेपी को ज़रूर नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि एलजेपी ने पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के साथ एक तरीके से कहा जाए कि उन्हीं के कैंडिडेट्स को हराने के लिए चुनाव लड़े थे, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा इस बार, ये सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है।
और हालांकि उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी और इस बार ये भी कहा कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मतदाताओं पर उनकी उस बात का बहुत असर नहीं दिखाई पड़ा है। पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का जो सपोर्ट है वो ज़बरदस्त तरीके से ज़मीन पर काम किया है मतदाताओं के बीच में। और नीतीश कुमार का जो अपना महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं, दूसरी योजनाएं हैं, या फिर उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए भी जो बातें कही है, उन सब का असर है। ये ज़रूर है कि जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून का नीतीश कुमार ने समर्थन किया है, उसकी वजह से बड़ी नाराज़गी है, बड़ी संख्या में नाराज़गी है मुस्लिम मतदाताओं की। उनका वोट बहुत ही कम मिलना है, लेकिन कुछ न कुछ तो मिलना है, और वो वोट जनता दल और भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल है मिलना, वहाँ तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ बड़े आराम से लीड लेते हुए नीतीश कुमार दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी पार्टी दिखाई पड़ रही है। अच्छा, दूसरी ओर ये जो मैसेज है, अलगाव वाला मैसेज कि जेडीयू और बीजेपी की राहें बिल्कुल जुदा हैं, वो जुदा हुई राहें केवल अब जनता दल यूनाइटेड की ही तरफ से साफ तौर पर नहीं दिखाई जा रही हैं। बीजेपी ये ज़रूर मैसेज दे रही थी कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है, लेकिन वो चाह रही थी कि ये इतने स्पष्ट तौर पर ये मैसेज ना जाए, पर वो मैसेज तो जाना ही जाना है। महीन चाल नीतीश कुमार ने भी चली है, लेकिन बीजेपी ये ज़रूर चाहती थी कि एनडीए एकजुट दिखाई पड़े। पर जब यहाँ दिखाई पड़ गया कि जनता दल यूनाइटेड ने एकदम अलग रास्ता अपना लिया है और पब्लिक में मैसेज भी चला गया है, तो फिर उसने भी अलग अपना रास्ता अपना लिया, खास तौर पर पहले चरण के मतदान के बाद। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए आप। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर रैलियों में केवल बीजेपी का प्रचार किया, बीजेपी के नेताओं का प्रचार किया, बीजेपी के झंडे और कमल के फूल के साथ प्रचार किया, और साफ तौर पर कहा कि हम 160 सीटें दिलाइए, 160 सीटें जीतकर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं बिहार में। वही बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही, वही बात बीजेपी के नेता जेपी नड्डा ने कही। यानी बीजेपी के नेताओं ने भी पहले चरण के मतदान के बाद स्पष्ट संकेत दे दिया कि हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे, यानी उससे जनता दल यूनाइटेड को अलग कर देंगे। अलग कैसे कर देंगे, इतनी सीटें क्या वो पा जाएंगे, और क्या एनडीए के बाकी जो घटक दल हैं उनमें एलजेपी भी आ रही है, एलजेपी अगर एक बार शामिल भी हो जाती है तो क्या जीतन राम मांझी भी बीजेपी के ही साथ चले जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के ही साथ चले जाएंगे, और अगर ये चले भी जाते हैं तो क्या ये सब यानी बीजेपी, एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी मिलकर 123 सीटें पा जाएंगे, 122 सीटें पा जाएंगे, यानी बहुमत पा जाएंगे? दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार अगर बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं और इंडिया गठबंधन को साथ में लेते हैं, तो नीतीश कुमार के पास निश्चित तौर पर बम्पर मेजॉरिटी होगी, उनको बीजेपी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यानी चुनाव के बाद ये खेल और बड़ा होने वाला है और इम्पॉर्टेंट दिखने वाला है। एक बात और भी है, पूरा मैसेज लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में स्पष्ट तौर पर यह गया कि तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है। यानी नीतीश कुमार के मतदाताओं को साफ संदेश दिया गया कि जहां पर जेडीयू दिखाई पड़ रही है वहां तो आपको जेडीयू को वोट देना है, लेकिन अगर जेडीयू नहीं है तो वहां पर बीजेपी के बजाय आप सीधे आरजेडी को वोट दीजिए। चुनाव में जो प्रचार का ट्रेंड था वो भी धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई पड़ा। आरजेडी के नेताओं की तरफ से, इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से निशाना नीतीश कुमार पर कमज़ोर हो गया और बढ़ गया ये निशाना किसकी ओर? बीजेपी की ओर। और बीजेपी तो पहले से ही वो विपक्षी पार्टियों की आलोचना के दम पर ही पूरा चुनाव प्रचार अपना साधे हुए थी। एक बात और कहेंगे, युवा मतदाता जो है, युवा मतदाता के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों की भाषा का उसी तरीके से असर हुआ है जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान कि ये मंगलसूत्र बांट लेंगे, या आपकी भैंस बांट लेंगे, आपकी ज़मीन बांट लेंगे, उसका क्या असर हुआ था वो आपने साफ देखा था। वो असर इस बार भी दिखाई पड़ रहा है। युवा मतदाताओं में प्रधानमंत्री की इस भाषा को लेकर ज़बरदस्त नाराज़गी। नतीजे क्या होते हैं ये देखने लायक होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। पहले चरण के मतदान ने काफ़ी कुछ स्पष्ट कर दिया है और उसके बाद
बीजेपी और जेडीयू की जो राहें स्पष्ट तौर पर जुदा हो गई हैं, वो नतीजे कुछ अलग ही दिखाई पड़ने वाले हैं चुनाव में। देखते रहिए क्या होता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।